ने अब क्लास स्टार्ट कर दी है, तो क्लास हैज बीन स्टार्टेड नाउ। ओके, तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं। तो रिवीजन में मैंने बताया था कि आपको x प्लस ए की होल पावर n का एक्सपेंशन क्या बताया था। सबसे पहले हमने बताया था आपको nc0 x की पावर n, nc1 x की पावर n माइनस 1 a, nc2 x की पावर n माइनस 2 a स्क्वायर। इस तरह से बच्चों ये टर्म्स चलते चले जा रहे थे। आखिरी में आता है NCN a की पावर n। तो बच्चों ये टर्म्स आपके सामने मैंने सारे लिख दिए हैं। ये x प्लस ए की होल पावर n का जनरल एक्सपेंशन है। इसके अलावा बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो NCR होता है वो होता है फैक्टोरियल n होल डिवाइड बाय फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल r। और इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि जो NC0 होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, NCN की वैल्यू भी 1 होती है, NC1 की वैल्यू n होती है। तो ये सारे टर्म्स मैंने आपको बताए थे और साथ में ये भी बताया था कि जो NCR होता है वो NCN माइनस आर के बराबर होता है। तो ये सारी बातें मैंने आपको पिछले टर्म पे बताई थी। और मैंने आपको बताया था कि जो जनरल टर्म होता है वो लिखते हैं NCR x की पावर n माइनस आर a की पावर r। तो बच्चों ये जो जनरल टर्म है इस बाइनोमियल एक्सपेंशन का, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से आप सारी बातें पिछले टर्म पे सॉल्व कर रहे थे। चाहे आपको मिडिल टर्म निकालना हो या किसी भी x का कोफिशिएंट निकालना हो, आप यूज इसी का कर रहे थे। तो बच्चों अब हम लोग आगे यहाँ से कंटिन्यू करते हैं और कुछ क्वेश्चंस का लेवल आज डिफिकल्ट हो जाएगा, तो आज आपको धीरे धीरे ध्यान से देखना होगा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से बच्चों। और सबसे पहले जो आपके पास क्वेश्चन आ रहा है उस क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ और क्वेश्चन से आपको बताता चला जाऊंगा। तो क्वेश्चन लिखना आप स्टार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, फाइंड द टर्म independent of x, independent of x in the expansion, in the expansion। और बच्चों जो आपका एक्सपेंशन दिया है वो है आपका 3x स्क्वायर माइनस 1/2x क्यूब होल पावर 10। तो बच्चों ये आपके लिए एकदम नया क्वेश्चन है। अब बच्चों इसका जब हम लोग एक्सपेंशन करेंगे तो इसके एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे 11, क्योंकि मैंने बताया था जो पावर होती है उससे एक टर्म हमेशा ज्यादा होता है, क्योंकि जीरो भी यहाँ पे शामिल होता है NC0। उसकी वजह से बच्चों एक टर्म बढ़ जाता है। तो पावर अगर n होती है तो नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होते हैं। तो यहाँ पावर 10 है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे 11 होंगे। तो बच्चों आपको इसको एक्सपेंड नहीं करना है, आप इसको एक्सपेंड थोड़ा ना करेंगे। एक्सपेंड करके आपको बताने में काफी समय लग जाएगा कि ऐसा कौन सा टर्म है जो x से इंडिपेंडेंट है ना। x से इंडिपेंडेंट का मतलब उसमें x हो ही नहीं, मतलब x की पावर 0 हो एक तरह से, समझ गए। चलिए, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग तो ये जानते हैं कि x प्लस ए की होल पावर n का कंपैरिजन, कि इसका जनरल टर्म होता है वो होता है NCR x की पावर n माइनस आर a की पावर r। लेकिन बच्चों यहां पर कुछ और गिवन है। यहां पर x की जगह तो लिखा है 3x स्क्वायर और a की जगह लिखा है -1/2x क्यूब होल पावर 10। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर आपको समझ में आएगा कि जो x है वो रिप्लेस हो गया है 3x स्क्वायर से, और जो a है वो रिप्लेस हो गया है -1/2x क्यूब से। तो ये बात बच्चों आपको समझ में आनी चाहिए जो मैंने जस्ट आपको यहां पर अभी अभी बताई है। तो बच्चों अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आप कहोगे सर आगे का काम काफी आसान है। बिल्कुल आप कर सकते हैं आगे काम। कैसे करेंगे, आप लिखोगे जनरल टर्म। जनरल टर्म किसी भी एक्सपेंशन का क्या होता है, वो होता है NCR x की पावर n माइनस आर इंटू a की पावर r, a की पावर r। दिस इज द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन। किसी भी एक्सपेंशन में जो जनरल टर्म होता है वो बच्चों कुछ इस तरह से नजर आता है। तो बच्चों अगर आप इसको और भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर 10 माइनस आर एक्स की पावर 20 माइनस 2r माइनस 1 की पावर r 2 की पावर माइनस r एक्स की पावर -3r। तो बच्चों आपको बिना घबराए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होता है जैसे मैंने किया,
और सिंप्लीफाई करके आपको जो लेना देना है वो x की पावर से है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग x की पावर जब कलेक्ट करेंगे तो वो आएगी 20। यहाँ पे देख लीजिए x की पावर मैं ओवरऑल कलेक्ट करने जा रहा हूं और ये मैं रेड कलर से लिख रहा हूं, दिस इज 20 माइनस 2r माइनस 3r। ये बच्चों x की पावर मैंने कलेक्ट कर ली। और बच्चों आप चाहते क्या है कि इसके एक्सपेंशन में जो भी आपको टर्म निकालना है वो x से इंडिपेंडेंट हो। इसका मतलब x की पावर क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। यानी कि आप क्या करोगे, 20 माइनस 5r को 0 कर दोगे तो यहां से r की वैल्यू जो भी आए वो इंटीजर आनी चाहिए। तो कहोगे सर r की वैल्यू 4 आ रही है और वो इंटीजर है। इसका मतलब बच्चों चौथा टर्म आपका x से इंडिपेंडेंट नहीं है, आपका पांचवा टर्म x से इंडिपेंडेंट है। क्योंकि जब आप tr+1 लिखोगे तो r की जगह 4 रखोगे तो 4+1 क्या हो जाएगा, t5। इसका मतलब पांचवा टर्म आपका x से इंडिपेंडेंट है। हाँ, पांचवे टर्म को लिखने के लिए आपको r की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 4। तो बच्चों अब आप समझ गए होंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा टर्म x से इंडिपेंडेंट है तो आप कहोगे पांचवा टर्म जो है वो x से इंडिपेंडेंट है। और अगर आपको उसकी वैल्यू लिखनी हो तो आप वैल्यू भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, आप लिखोगे tr+1। अब आप क्या करोगे, सीधा सीधा इसमें उठा करके वैल्यूज पुट कर दोगे। तो ये हो जाएगा बच्चों 10c4, 3 की पावर 10 माइनस 4 माइनस 1 की पावर 4 2 की पावर माइनस 4। तो देखो बच्चों मैंने यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं। तो दिस इज द, ये जो वैल्यू है, ये जो कोफिशिएंट है, ये क्या है, ये x से इंडिपेंडेंट है। तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए जो मैंने आपको डिस्क्राइब की है। दिस इज टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। और बच्चों अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप सिंप्लीफाई करें या ना करें आपको मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप करते हैं तो इसकी वैल्यू जो एग्जैक्ट आ रही है वो आ रही है 76545 डिवाइड बाय 8। दिस इज द फाइनल आंसर। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि कभी भी x से इंडिपेंडेंट टर्म अगर आपको निकालना हो तो उसकी क्या कहानी होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। तो सभी बच्चों को ये क्वेश्चन काफी इजी लगा होगा, कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। तो आप एक एक करके अपने कंसेप्ट्स बढ़ाते चले जा रहे हैं। आज आपने पढ़ा कि x से इंडिपेंडेंट टर्म कैसे निकालते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन इज फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 40 इन एक्सपेंशन ऑफ, एक्सपेंशन है बच्चों 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 27। तो बच्चों इसके एक्सपेंशन में आपको x की पावर 40 का कोफिशिएंट निकालना है। तो आप कहोगे सर ये तो बाइनोमियल है ही नहीं, ये तो दो से ज्यादा टर्म है ब्रैकेट में, ये तो ट्राइनोमियल या मल्टीनोमियल हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अंदर परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यानी ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है। और होल पावर में क्या है, 27। तो दैट मीन्स ये क्या हो गया, 1 प्लस एक्स की होल पावर 27 इंटू 2, दैट मीन्स 54। तो बच्चों अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x प्लस ए से कंपेयर भी हो सकता है। x की जगह 1 है, a की जगह x है। अब बच्चों आपको निकालना क्या है, कोफिशिएंट निकालना है x की पावर 40 का। तो बच्चों वो तो बात की बात है, पहले आप इसका जनरल टर्म लिखिए। तो जनरल टर्म क्या होगा इसके एक्सपेंशन का, दिस इज tr+1 इज इक्वल टू ncr x की पावर, x की जगह बच्चों 1 है, x की पावर n माइनस r इंटू a की पावर r, a की जगह x है तो x की पावर r। तो बच्चों आपका जो जनरलाइज टर्म बन करके आया है वो है 54cr, 1 की पावर कुछ भी करो 1 हो जाता है, ये x की पावर r हो गया। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन में आपको x की पावर 40 का कोफिशिएंट निकालना है। और x की पावर 40 कब बनेगी, जब r यहाँ पर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक x की पावर 40 बन जाएंगी। तो x की पावर 40 का मतलब
क्या हुआ कि आपको r की जगह क्या प्लेस करना पड़ेगा, 40 प्लेस करना पड़ेगा। तो बच्चों आपका आंसर आ गया, आप आंसर क्लियर कट लिखोगे, द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 40 इज 50c40, 50c40। आई थिंक ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, और अगला क्वेश्चन आपको ध्यानपूर्वक करना है। सर 54C40 होगा। अरे वो करेक्शन अपने आप कर लिया करो। ठीक है, तो बच्चों हो गया। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। आई होप आप लोग ने अब तक इसको लिख लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बेटा बताइए। सर अगर जैसे x + 1 = 54 करके एक्सपैंड किया तो मेरा 14 आ रहा है। तो सभी बच्चे ध्यान दें, अगर वो 1 + x की होल पावर 54 ना कंसिडर करके x + 1 की होल पावर 54 कंसिडर करेंगे तो उनका आंसर आएगा 54c40। और सभी बच्चे ध्यान दें, मैंने आपको पिछले टर्म पे बताया था कि जो NCR होता है वो NCN-R के बराबर होता है, और उस लॉजिक से अगर आप दोनों को कैलकुलेट करेंगे, चाहे 54c40 को चाहे 54c14 को, ये दोनों आंसर्स बच्चों आपके सेम आएंगे, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, भले आप इसको कैलकुलेट करके चेक भी कर सकते हैं। ओके, तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमको लेवल अपग्रेड करना है। अब मेरे ध्यान दीजिए, मैं जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूं वो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन करने में लोगों को बहुत ही डिफिकल्टी होती है, इसलिए मैं इसके लिए एक नेक्स्ट पेज यूज कर रहा हूं। क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, अगला क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूं, सब लोग लिखना चालू करें। क्वेश्चन है, शो दैट द मिडिल टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की होल पावर 2n इज। तो बच्चों मैं आपको ऑलरेडी आंसर दे दे रहा हूं ताकि वही आप प्रूफ करके निकालें। ये बहुत ही बच्चों को थोड़ा सा अजीब लगता है, तो वो क्या करते हैं, सीधा इसका आंसर ही लर्न कर लेते हैं। ऐसा आपको करने की जरूरत नहीं, मैं आपको एक बार समझा देता हूं, या कई बच्चे इस क्वेश्चन को अवॉइड करते हैं करने के लिए। देखिए, तो क्या है क्वेश्चन बच्चों, आपको मिडिल टर्म कंसेप्ट यहां पे लगाना है। तो मिडिल टर्म का कंसेप्ट मैंने आपको बच्चों पिछले टर्म पे बताया था, और यदि मिडिल टर्म का कंसेप्ट आपको बिल्कुल भी नहीं पता है तो अभी मैं आपको दोबारा बता देता हूं। तो बच्चों 1 + x की होल पावर 2n है। अब बच्चों n कुछ भी हो, लेकिन 2n क्या होगा, वो तो एक इवन नंबर बन जाएगा। ये तो बात क्लियर है कि 1 + x की होल पावर में जो भी नंबर है वो क्या है, वो एक इवन नंबर है। तो बच्चों अगर ये इवन नंबर है तो उसके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, 2n + 1। तो आप कहोगे सर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो ऑड हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगे सर, वो तो ऑड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑड हो जाएंगे। अगर सर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे तो उसमें जो मिडिल टर्म होगा वो तो सिर्फ एक अकेला लौता होगा। तो मिडिल टर्म क्या होगा, मिडिल टर्म का आपने तरीका बताया सर, बताया था कि जब n ऑड होता है या n इवन होता है, आपने उसकी कंडीशन भी बताई थी पिछले टर्म पे। तो बच्चों यहां पर आपका जो 1 + x की होल पावर n है वो 2n है, दैट इज वो इवन है। तो इसका जो मिडिल टर्म होगा वो होता है n/2 + 1th टर्म इज द मिडिल टर्म। तो n की जगह बच्चों 2n है, n/2 + 1th टर्म इज मिडिल टर्म। तो मैंने आपको पिछले टर्म पे काफी देर तक बताया था। अगर आपके पास नोट्स नहीं है या आपने क्लास ना अटेंड की हो तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे हाईलाइट कर रहा है कि अगर आपकी 1 + x की होल पावर n में अगर n इवन होता है तो n/2 + 1th टर्म इज द मिडिल टर्म। ये बच्चों मैंने आपको पिछले टर्म पे बताया भी था। अब आपको लर्न हो गया होगा सही से। हम वापस यहीं पे आ जाते हैं। तो बच्चों इस एक्सपेंशन में जो मिडिल टर्म है वो कौन सा हो गया, n + 1th टर्म हो गया। कौन सा टर्म हो गया, n + 1th टर्म इज द मिडिल टर्म, दैट इज n + 1th टर्म इज द मिडिल टर्म। मैं इस बात को लिख देता हूं दोबारा, that is n + 1th term is middle term। ठीक है,
चलो बच्चों इसका मिडिल टर्म लिखते हैं 1 प्लस एक्स की होल पावर 2n का। इसका मिडिल टर्म कैसे लिखेंगे? कि r+1 के फॉर्म में लिखा जाता है, लेकिन यहाँ r+1 में पहले ही ये फॉर्म एडजस्टेड है, ये n+1 के फॉर्म में पहले ही से लिखा हुआ है, मतलब r+1 के फॉर्म में लिखा ही हुआ है। तो r किसका काम कर रहा है? n का। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे बच्चों? NCR, r की जगह n है, x की पावर n माइनस r इंटू a की पावर r। अब बच्चों 1 की पावर तो कुछ भी करो तो 1 ही रहेगा, तो आपका मिडिल टर्म तो ये निकल करके आया है। लेकिन जो आपको प्रूफ करना है वो उससे एंटायरली डिफरेंट है, तो वो डिफरेंट नहीं है, थोड़ा सा आपको सिंप्लीफिकेशन करना है। अब बच्चों मैंने आपको फैक्टोरियल n के बारे में बताया था। फैक्टोरियल n क्या होता है बताया था, कैसे बताया था? 1 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे करके n-2 n-1 n, यही तो बताया था। फैक्टोरियल n इज द प्रोडक्ट ऑफ n कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो फैक्टोरियल n है, अगर n बाहर निकालेंगे तो n-1 अंदर बचेगा, बताया था। n-1 भी बाहर निकाल देंगे तो अंदर n-2 बचेगा। ऐसे करते करते क्या होगा, ये लास्ट में जाके 1 पे ऐड होता है। यानी फैक्टोरियल 5 अगर आप लिखेंगे तो वो क्या होगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, या 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसी तो लिखेंगे ना। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें कि आपके पास 2n x की पावर n है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके ये बनाना है जो आपको प्रूफ करना है। तो 2n क्या होगा? दिस इज फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। ये देखो मैंने आपकी स्क्रीन पे जस्ट अभी लिखा है, देखो, इंटू x की पावर n। ठीक, अब धीरे धीरे बच्चों यहीं पे देखते जाओ, समझ में आ जाएगा। अब तुम कहोगे सर 2n है, 2n को बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा? 2n-1। 2n-1 को बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा? 2n-2। 2n-2 को निकालेंगे तो अंदर 2n-3। तो सर आप ऐसा करिए, उल्टा करके लिख दीजिए, 1 2 3 4 ऐसे करके आखिरी में आएगा 2n-2 2n-1 और 2n। तो सर फैक्टोरियल 2n को मैंने कुछ इस तरीके से स्प्लिट कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करना है? फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n से, और x की पावर n आपका ये लिखा हुआ है। ठीक, अब बच्चों जो प्रूफ करना है उसकी तरफ जरा टारगेट मारो, है क्या प्रूफ? 135। तो बच्चों एक काम करो, ये तो कोई बड़ी बात है नहीं, आप ऐसा करो, इसमें ऑड नंबर ऑफ टर्म्स जैसे 1 3 5 7 इनको कलेक्ट कर लो, और इनका जनरल टर्म क्या होगा? 2n-1। इनको मैंने बच्चों सेपरेट कर दिया, और 2 4 6 8 इनके साथ क्या आएगा? 2n-2 इंटू 2n, इनके साथ ये आ जाएगा। ठीक है, बोलो भाई समझ में आया? ये पहले भी वही लिखा है और नीचे भी वही लिखा है, बस हमने टर्म्स अलग अलग करके लिख दिए। इवन को एक साथ लिख दिया है, ऑड को एक साथ लिख दिया है। तो बच्चों चेक करिए, जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा है, बस टर्म हमने अलग अलग करके लिख दिए ताकि हम उसको समझा पाए आपको। ठीक, तो बच्चों अब आपको जो चाहिए वो तो आप ला चुके हो, तो आप उसको तो डिस्टर्ब नहीं करोगे। यानी 1357 आपको चाहिए था, तो आप उसको डिस्टर्ब ना करना, क्योंकि वो तो आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब बाकी में आपको देखना है। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये लिखा है 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8, तो 2 का मतलब क्या हुआ? 2 इंटू 1। 4 का मतलब क्या हुआ? 2 इंटू 2। 6 का मतलब क्या हुआ? 2 इंटू 3। 8 का मतलब 2 इंटू 4। तो 2 तो सब में कॉमन आ रहा है, चाहे आप 2n में देख लो, चाहे आप 2n-2 में देख लो, आखिरी तक आपका 2 कॉमन आ रहा। तो 2 बच्चों अगर 2 बार आता है तो 2 स्क्वायर हो जाता है, 3 बार आता है तो 2 3 हो जाता है, 4 बार आएगा तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, n बार आएगा तो 2 की पावर n आएगा। समझे कि नहीं? सबसे सबसे 2 2 2 कितनी बार कॉमन आ गया? 2 की पावर n टाइम्स हो गया। और अंदर क्या बचा? 1 2 3 4 अप टू n। बोलो भाई ये स्टेप समझ में आया? मैंने काफी देर तक आपको समझाया, आपको समझ में तो आया होगा फुली। अपॉन फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये जो 1 2 3 4 अप टू n है, तो बच्चों ये क्वांटिटी क्या है? कहोगे सर ये क्वांटिटी तो फैक्टोरियल n होती है, तो फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल हो गया, क्योंकि ये ऊपर वाला जो अलग से ब्रैकेट बना है 1 2 3 4 अप टू n, वो फैक्टोरियल n है, तो वो कैंसिल हो गया। तो कहोगे सर ये तो जो प्रूफ करना था फिर तो वो आ ही गया। यस, क्वेश्चन इज ओवर नाउ। आपको जो प्रूफ करना था वो आप निकाल चुके हैं। 1357 अप टू 2n-1
ठीक है, 2 की पावर n होल डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n। देखिए बच्चों, आपको जो प्रूफ करना था वो आप प्रूफ कर चुके हैं। ध्यान से देखिए, जो आपको प्रूफ करना था वो आप प्रूफ कर चुके हैं। क्वेश्चन इज ओवर नाउ। अब आप इसको रिव्यू करना चाहें तो दोबारा रिव्यू कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है तो सभी बच्चों को होपफुली ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ भी मूव जल्दी ही करने जा रहे हैं, आप इसको क्वेश्चन नोट शो कर कर लीजिए। दीजिए। तो बच्चों, बाइनोमियल थ्योरम का अगला क्वेश्चन है काफी आसान वो भी, लेकिन आपको करने का तरीका समझना पड़ेगा। देखिए, आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड द फोर्थ टर्म, फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड in the expansion of expansion है बच्चों 3/x² minus x³ 6 होल पावर 7। तो बच्चों क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। आपको फोर्थ टर्म आगे से नहीं निकालना है, फोर्थ टर्म पीछे से निकालना है। ठीक है, अभी तो बच्चों पावर छोटी है तो आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि आप कहोगे सर इसमें टोटल 8 टर्म होंगे। एक होगा T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8। तो बच्चों जब इसको आप एक्सपेंड करोगे तो एक्सपेंड करने पे इस तरह से 8 टर्म आएंगे। तो बच्चों आपको आगे से चौथा टर्म नहीं निकालना है, पीछे से चौथा टर्म निकालना है। तो बच्चों पीछे से चौथा टर्म कौन सा हुआ, यानी कि T5 हुआ। यानी कि बच्चों आप आगे से कौन सा टर्म निकालोगे, T5 निकालोगे। और T5 निकालने का क्या तरीका होगा, आप उसको T4+1 लिख करके निकाल दोगे, है ना। लिखना चाहो तो आप लिख लो, लिख देते हैं। तो T5 अगर आपको टर्म लिखना है तो वो क्या होगा, T4+1 इज इक्वल टू NCR x की पावर n-r इंटू a की पावर r। ये देखो मैंने लिख दिया। तो बच्चों ये जो टर्म है ये कौन सा टर्म है, पीछे से चौथा है, और वही टर्म आगे से कौन सा है, पांचवा है। तो पीछे से चाहे चौथा टर्म लिखो, आगे से पांचवा टर्म लिखो, बात एक ही होती है। लेकिन अगर आपके पास ये पीछे पीछे से क्वेश्चन आने लगे तो अभी तो पावर छोटी थी जो आपने जस्टिफाइड कर लिया इंडिविजुअल टर्म लिख करके, लेकिन जनरल तरीका इसका होगा क्या, आप ऐसा थोड़ी नहीं अगर 50 पावर होगी तो आप उसके 51 टर्म तक लिखते ही चले जाओगे, ऐसा नहीं होता है। तो बच्चों इसके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट आपको ध्यान रखना होगा, मैं आपको लिख देता हूं उसको जनरलाइज करके। यहां लिख लीजिए आप, फोर्थ, आप ऐसे समझ लो, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड दैट इज इक्वल टू 8 - 4 + 1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग। अब तुम कहोगे सर ये लिखा क्या है आपने 8 - 4 + 1। तो बच्चों एक जनरल सा कंसेप्ट होता है, वो होता है n-r + 1th टर्म जो होगा वो फ्रॉम बिगिनिंग से होता है, फ्रॉम बिगिनिंग से होता है। लेकिन बच्चों जो n होता है ना यहाँ पे, वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को इंडिकेट करता है। जो n होता है वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को इंडिकेट करता है, ये आपको याद रखना होगा। कहने का मतलब, अभी मैं आपको एक और क्वेश्चन भी कराऊंगा तो उससे आप समझ जाएंगे। आपसे कभी पूछा जाए कि पीछे से कोई भी टर्म निकालो, तो वो बच्चों आगे से वो कौन सा टर्म होगा, वो n-r + 1th टर्म होगा, जहां पे n क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगा। जैसे अगर आप यहां वेरीफाई करना चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो, करो वेरीफाई। n क्या है, 8, क्योंकि पावर 7 थी तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 8 हो गया। और -r, r क्या है, पीछे से चौथा टर्म, यानी r बोले हो गया 4 + 1, ये टर्म हो गया आगे से। तो 8 + 1 कितना हुआ, 9, 9 - 4 कितना हुआ, 5th। तो देखो बच्चों आगे से 5th टर्म निकल आया। अब आप कहोगे कि इसको कहीं और भी लगा के दिखाइए तो हम समझे, क्योंकि ये तो इस क्वेश्चन में छोटा क्वेश्चन है, इसीलिए हम इसको जल्दी समझ गए। ओके, तो हम आपको दोबारा बताते हैं। तो आप एक और क्वेश्चन भी कर सकते हैं, मैं आपके सामने दूसरा क्वेश्चन भी ला रहा हूं
नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज नाउ, ये देखिए, तो अब मैं पावर 25 कर देता हूं। क्वेश्चन है फाइंड द 11th term from the end in expansion of, expansion है बच्चों 2x minus 1 upon x square whole power 25। ध्यान से देखिए, तो बच्चों आपको पीछे से 11वां टर्म निकालना है इस एक्सपेंशन में। तो बच्चों इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? वो होंगे 26। तो बच्चों आगे से कौन सा टर्म होगा? वो होगा n माइनस आर प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। अब देखो समझ में आया, n माइनस आर प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, देखो लिखा हुआ है n माइनस आर प्लस 1। तो बच्चों 26 प्लस 1 27, 27 माइनस 11 कितना हुआ? 16th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, ये मतलब हुआ इसका। 26 प्लस 1 27, 27 माइनस 11 दैट इज 16th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। और 16 टर्म आप कैसे लिखते हैं? ये तो आपके बाएं हाथ का काम है 16 टर्म लिखना। तो मैं 16 टर्म को लिखने के लिए आपको इसको x प्लस ए का फॉर्म बना लेता हूं। दिस इज x की जगह बच्चों आपका ये है, और a की जगह बच्चों आपका ये है। दिस इज x प्लस ए की होल पावर n। उससे कंपेयर कर लिया करिए आप, तुरंत आपका आंसर समझ में आ जाएगा। तो कौन सा टर्म लिखना है बच्चों आगे से? जो पीछे से 11वां टर्म है वो आगे से 16वां टर्म है, समझ गए? तो आगे से 16वां टर्म कैसे लिखोगे? टी आर प्लस 1, ये देखो बन गया, इज इक्वल टू NCR x की पावर n माइनस आर ए की पावर r। तो बच्चों ये है आपका a माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और उसकी पावर r दैट इज 15। तो बच्चों मैंने आपका क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। अब आप समझ गए होंगे कि आगे और पीछे में कंफ्यूजन कभी कभी आपको किया जाएगा, लेकिन आपको n माइनस आर प्लस 1 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग से आप तुरंत कर सकते हैं, जहां पे n होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अगर आप उसको याद रखेंगे तो आपको पीछे से अलग अलग बार बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, जल्दी पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने ही वाला है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए अभी भी ढंग से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज नाउ, तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 in the expansion of the product है बच्चों 1 प्लस 2x की होल पावर 6 1 माइनस x की होल पावर 7। तो बच्चों ध्यान से देखिए आपके पास क्या दिया गया है। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा तसल्ली से समझना पड़ेगा। ओके, सब बच्चे अपना पेन छोड़ दें इस क्वेश्चन को लिखने के बाद। अब इधर देखिए ध्यान से बच्चों, करना क्या है, आपको x की पावर 5 का कोफिशिएंट चाहिए इसके एक्सपेंशन में। अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो दो एक्सपेंशन एक साथ है, ये और ये, तो सर हम इसका मतलब क्या समझे? भैया जो आपको दिख रहा है वही उसका मतलब है कि आप पहले इस वाले को एक्सपेंड करोगे, फिर आप इस वाले को एक्सपेंड करोगे, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जहां जहां x की पावर 5 आएगी वो सारे टर्म्स कलेक्ट करोगे, वही आपका x की पावर 5 का कोफिशिएंट आएगा। तो कहोगे सर ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कि हम इसके 7 टर्म पहले लिखें, इसके 8 टर्म पहले लिखें, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, फिर x की पावर 5 के जहां जहां टर्म कलेक्ट हो उनको कलेक्ट करें। ये तो सर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है
तो इसीलिए बनाई गई है बाइनोमियल थ्योरम कि आप किसी भी टर्म को डायरेक्टली लिख पाए। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन कैसे करेंगे? दिस इज 1 प्लस 2x की होल पावर 6 1 माइनस x की होल पावर 7। देखिए बच्चों कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, कल टाइम पे आना, ठीक है? ओके बच्चों, तो 1 प्लस 2x की होल पावर 6 1 माइनस x की होल पावर 7। तो कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान देते हैं। सबसे पहले आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सबसे पहले इसका जनरल टर्म लिखते हैं, इसका जनरल टर्म लिखते हैं। चलिए बच्चों पहले दोनों का जनरल टर्म लिखते हैं। तो इसका जनरल टर्म पहले बच्चों हम लोग लिखते हैं, टी पी प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर। ठीक है बच्चों, ये पहले एक्सपेंशन का जनरल टर्म हो गया। दूसरे एक्सपेंशन का बच्चों जनरल टर्म लिखते हैं, टी क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर, ठीक है, इंटू ए की पावर आर। बोलो भाई समझ में आया? अब बच्चों अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो एक्सपेंशन, तो जाहिर सी बात है इनके जनरल टर्म भी मल्टीप्लाई होंगे। तो आप क्या करेंगे, इनके जनरल टर्म भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनके जनरल टर्म जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6cp, 1 की पावर बच्चों कुछ भी हो वो तो 1 ही होगा, 2 की पावर p, x की पावर p, 7cq, 1 की पावर अगेन कुछ भी करो तो 1 ही होगा, इंटू x की पावर q। ठीक, तो बच्चों यहां पे करना क्या है, आप समझ गए होंगे कि सर करने क्या वाले हैं। सर कुछ नहीं करेंगे, सर सीधा सीधा x के कोफिशिएंट्स को कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए सारे टर्म्स मैं लिखता चला जा रहा हूं। अब मैं डायरेक्टली x के कोफिशिएंट्स को कलेक्ट करूंगा जो कि p प्लस क्यू के बराबर है। बोलो यहां तक समझ में आया? अब बच्चों आप क्या चाहते हो कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों एक्सपेंशंस, तो इनके जनरल टर्म भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और मल्टीप्लाई होने पर जो x की पावर है p प्लस क्यू वो क्या होनी चाहिए बच्चों, वो 5 होनी चाहिए। क्योंकि आप ओवरऑल चाहते क्या हो कि मल्टीप्लाई करने पर जो x की पावर 5 का टर्म है वही जनरेट हो। तो p प्लस क्यू को क्या होना पड़ेगा, 5 होना पड़ेगा। समझ गए आप? ओके, तो बच्चों p और q का डिफाइनिंग रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए कि p और q कैसे एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि जो 6cp है p वहां पर है, और 7cq जो है q यहां पर है। इसका मतलब जो p होगा वो 0 से 6 के बीच में लाई कर सकता है, और जो q होगा वो 0 से 7 के बीच में लाई कर सकता है, और p और q दोनों ही इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, दिस इज द डिफाइनिंग रिलेशनशिप जो मैंने आपको फर्स्ट टर्न पे बताई थी। बताइए बेटा। सर p प्लस क्यू इक्वल टू 4 नहीं हुआ सर? p प्लस क्यू इज इक्वल टू 5। देखो बच्चों क्या चाहिए, x की पावर 5 का कोफिशिएंट चाहिए। तो x की पावर 5 तभी बनेगा जब p प्लस क्यू क्या होगा, 5 होगा। ओके बच्चों, तो सबसे पहले p को अगर हम 0 लेंगे और q को अगर हम 5 ले लेंगे तो भी कंडीशन फुलफिल हो सकती है। p को हम 1 ले लेंगे, q को हम 4 ले लेंगे तो भी कंडीशन फुलफिल हो सकती है। p को 2, q को 3, p को 3 को 2, और इसके अलावा p को 4 और q को 1 हो गई। और कंडीशंस हो सकती है, p को 5 तो q को 0। अब p को अगर हम 6 लेंगे तो भैया p प्लस क्यू का सम ही 5 है, तो p को 6 थोड़ा ना ले लेंगे। तो बच्चों आपके पास ये जो केसेस हैं वो काउंट कर लीजिए, आपके पास 6 केसेस बन करके आए हैं। तो आपको करना क्या होगा, हर एक केस को लिखते चले जाइए और प्लस करके दूसरा केस लिखिए, फिर प्लस करके तीसरा केस लिखिए, आपके पास x की पावर 5 जनरेट हो जाएगा। लेट्स से आपको x की पावर 5 चाहिए, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप p को 0 डालिए। देखिए बच्चों इधर आप इसमें मेरी तरफ ध्यान दीजिए, आप ये जो है ना जनरल टर्म, इसमें p की जगह 0 और q की जगह 5 डालिए। आइए डालिए, तो ये आएगा 6c0
2 की पावर 0, 7c5 माइनस 1 की पावर क्या 5 और x की पावर 0 प्लस 5 मतलब x की पावर 5 आ गया। तो बच्चों इसमें x की पावर 5 का टर्म आ गया ना। प्लस अब एक काम करिए, x की पावर 5 बार बार ना लिख करके आप ये शो कर लीजिए कि आपने x की पावर 5 सब में से कॉमन ले लिया। ठीक, चलिए दूसरा टर्म बच्चों लिख करके हमको बताइए जल्दी से। 6c1 क्या कह रही हो बेटा? अच्छा पता नहीं 6c1 2 की पावर 1, 7c4 माइनस 1 की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 1 प्लस 4 दैट इज 5, वो मैंने कॉमन ले ही रखा है। प्लस और लिखिए भाई 6c2 2 की पावर p यानी कि 2, 7c3 माइनस 1 की पावर q इंटू एक्स की पावर 2 प्लस 3, वो तो 5 हो जाएगा, बाहर कर दिया मैंने पहले ही। नेक्स्ट P3 डालिए, चलिए P3 डालिए 6c3 2 की पावर 3, 7c2 माइनस 1 की पावर 2 हो गया। प्लस P4 6c4 2 की पावर 4, 7c1 माइनस 1 की पावर 1 प्लस लास्ट केस 6c5 की पावर 5, 7c0 माइनस 1 की पावर 0। तो बच्चों ये सारे टर्म्स मैंने लिख दिए जो x की पावर 5 के साथ आ रहे हैं। और बच्चों ये करने का आसान मेथड है, इसी से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। और बच्चों जब आप ये सारे टर्म्स कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेट हो जाएंगे। आपको सारे डिफाइनिंग रिलेशनशिप मैंने बताए हैं कि एनसीआर क्या होता है, उसको यूज करिएगा। फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, तो 7c5 निकल आएगा, 7c4 निकल आएगा। जब बच्चों आप इस तरह से करते चले जाएंगे तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। मतलब एक से आ रहा -21, दूसरे से आ रहा 420, फिर आ रहा 2100, फिर आ रहा है 3360, फिर आ रहा है 1680, फिर आ रहा है 192, ऐसे सारे टर्म्स आ जाएंगे। तो बच्चों x की पावर 5 के साथ यहाँ आ रहा है 171। तो बच्चों आपसे x की पावर 5 का कोफिशिएंट पूछा गया था, तो x की पावर 5 का कोफिशिएंट इज 171। तो बच्चों आंसर इज 171, दिस इज द आंसर। तो बच्चों क्वेश्चन करने की स्ट्रेटेजी मैंने आपको समझाई, होपफुली आपको क्लियर हुई होगी कि क्वेश्चन का बदलाव अगर किया गया तो क्वेश्चन आपको कुछ इस रूप में दिखाई देगा। और क्वेश्चन का पूरा जस्टिफिकेशन मैंने आपको बताया भी, आपको पूरा क्लियर कट समझ में भी आ गया होगा कि हाँ ऐसा ही प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए, हम अगले क्वेश्चन की तरफ जल्दी ही बढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, the coefficients of 3 consecutive terms in expansion of 1 plus x की whole power n are in the ratio है बच्चों 1:7:42। देखो मैंने क्या दिया है बच्चों, मैंने दिया है the coefficient of 3 consecutive terms in the expansion of 1 plus x की whole power n are in the ratio 1:7:42। आपसे पूछा गया है फाइंड n, ये n क्या होगा? क्वेश्चन समझ गए आप लोग? नहीं समझे तो मैं आपको दोबारा बता देता हूं। देखिए बच्चों क्या है, आपके पास 1 प्लस एक्स की पावर होल n का एक्सपेंशन दिया गया है और इसका में कहा गया है कि इसमें 3 लगातार कोई टर्म ले लो। इसके 3 लगातार टर्म लेट कर लो कि तुमने एक rth टर्म लिया, एक r प्लस 1th टर्म लिया और एक r प्लस 2th टर्म लिया, ऐसे लेट कर लो। ठीक है, ऐसे तो लेट करते हैं, एक x प्लस 1 एक x प्लस 2 ऐसे लेट कर लिया, क्योंकि कंसेक्यूटिव है ना, कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार। तो बच्चों ये हमने 3 टर्म्स
अपने मन से सोच लिए कि लगातार जो 3 टर्म है वो rth है, r+1th है और r+2th टर्म है। ठीक है, क्या बोल रही हो बेटा? हमको आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। ओके, कुछ नहीं बोल रही हो। देखो, तो 1 + x की होल पावर n में बच्चों हमको rth टर्म लिखना है। तो rth टर्म हम कैसे लिखेंगे, कोई बता सकता है? तुम कहोगे सर rth टर्म को आपको लिखना है तो आप इसको लिखेंगे r - 1 + 1। दिस इज द वे टू राइट rth टर्म, क्योंकि t के बेस में r ही बनना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे बच्चों? दिस इज NCR, ठीक है, x की पावर, x की जगह तो 1 है, इंटू a की पावर r। हो गया बच्चों। तो बच्चों ये मैंने rth टर्म लिखा है। उसके बाद बच्चों अगर हम r+1th टर्म लिखेंगे तो पहले ही उस फॉर्म में लिखा है, दिस इज NCR, 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही होगा, इंटू x की पावर r। उसके बाद बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे? r+2th टर्म लिखना है। 2 को हम लोग 1+1 लिख देंगे, तो दिस इज r+1 का फॉर्म बन गया। दिस इज NCR, यानी NCR+1 इंटू x की पावर, देखो NCR, r की जगह r+1 है, 1 का पावर कुछ भी करो 1 ही होगा, दिस इज r+1। तो बच्चों आपके पास rth टर्म और r+1th टर्म और r+2th टर्म, ये मैंने 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स लिख दिए हैं। और क्वेश्चन में दिया है द कोफिशिएंट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, यानी इनके जो कोफिशिएंट्स हैं, एक कोफिशिएंट ये हो गया कंसेक्यूटिव टर्म में, एक कोफिशिएंट ये हो गया, एक कोफिशिएंट ये हो गया। कह रहा इनके जो कोफिशिएंट्स का रेशियो है कंसेक्यूटिव टर्म्स का, वो 1:7:42 है। यानी बच्चों आपके पास NCR-1 is to NCR is to NCR+1, इनका जो रेशियो है वो 1:7:42 है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों ये हो गया, अब यानी कि अब आप इसको सिंप्लीफाई आपका कम होगा करना। दिस इज NCR-1 अपॉन NCR, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/7, या NCR अपॉन NCR+1, इसको आप लिख सकते हैं 7/42। 7/42 इज 1/6, तो ये दिस इज 1/6। अब बच्चों आपको करना क्या होगा? इनको सिंप्लीफाई करना होगा, सिंप्लीफाई करके अपने रिजल्ट को आपको इंटरप्रेट करना होगा। ठीक है, अब आप कितनी जल्दी सिंप्लीफाई कर पाते हैं ये तो आपके ऊपर निर्भर करेगा, लेकिन मैं आपकी पहले मदद कर देता हूं, फिर आपको शॉर्टकट भी बताता हूं। आइए सभी बच्चे इधर ध्यान दें। सबसे पहले डिफाइनिंग रिलेशनशिप आप आराम से लगाइए। तो कैसे लगाएंगे? दिस इज फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1, क्योंकि n माइनस r करोगे तो माइनस r प्लस 1 हो जाएगा, इंटू फैक्टोरियल r माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r इज इक्वल टू 1/7। तो बच्चों अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है? आप कहोगे सर फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n तो कैंसिल हो गया। यस, तो क्या बचा वो लिखो। सर फैक्टोरियल n माइनस आर ऊपर चला गया, फैक्टोरियल r ऊपर चला गया, नीचे आया n माइनस आर प्लस 1 और ये बचा r माइनस 1, दिस इज 1/7। ठीक, अब बच्चों फैक्टोरियल्स हटाने हैं, सिंप्लीफाई करना है। कैसे करोगे? तुम कहोगे सर ऐसा है कि n माइनस आर को बने रहने दीजिए, r बाहर निकाल दीजिए तो अंदर r माइनस 1 आ जाएगा, तो नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा। यहां से n माइनस आर प्लस 1 है, उसको बाहर निकाल दीजिए तो अंदर एक कम हो जाएगा, अंदर n माइनस आर बचेगा, नीचे r माइनस 1 है। बोलो समझ में आया? तो फैक्टोरियल्स को मैंने इस तरह से बाहर निकाला ताकि ऊपर नीचे वो आपस में क्या हो जाए? कैंसिल हो जाए। अब आप चेक करो, आपके पास एक इक्वेशन बन करके आ जाएगी। दिस इज r अपॉन n माइनस आर प्लस 1 इज इक्वल टू 1/7। दिस इज बेटा आपकी फर्स्ट इक्वेशन। आई होप आप हमारे कैलकुलेशन को थॉरोली देख रहे होंगे, समझ में आ गया होगा आपको। अब बच्चों इसी के बगल में एक जो दूसरा कैलकुलेशन है वो भी मैं आपके सामने कर रहा हूं। अगर आप इसको समझ नहीं पाए हैं तो अब आप उसको समझने की कोशिश करिए। कैसे लिखा था मैंने बच्चों, बताना स्टार्ट करिए। दिस इज फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r होल डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल r प्लस 1। बोलो भाई समझ में आया? होपफुली आपको आ गया होगा। अब फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल कैंसिल, ये देखिए कैंसिल कर दिया मैंने। अब ये बचा n माइनस r प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय
n माइनस आर इंटू आर 1/6। बोलो भाई समझ में आया? हाँ, आप क्या करेंगे? कहोगे सर n माइनस आर n प्लस 1 को बाहर निकाल माइनस 1 है क्या बेटा? सर, वो पहली n लाइन में माइनस आर माइनस 1। ओके गुड। मैं इसको सही कर लेता हूँ, 1 मिनट जस्ट टाइम देना बेटा। तो बेटा बताना मैंने कहाँ लिखा है गलत, मैं गलती पकड़ नहीं पा रहा हूँ, एक बार दोबारा बताओ। लास्ट सर लाइन ब्लू का लास्ट में ब्लू से लिखा है। ओके मैंने देख लिया, ठीक। n माइनस आर माइनस 1। ओके तो थैंक यू। तो बेटा इसको सही कर लेते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग r प्लस 1 को इसको फिर बने रहने दो, इसको ऊपर वाले को फिर बनने रहने देंगे, वरना इससे तो काम बिगड़ जाएगा उल्टा। तो r प्लस 1 को ऊपर से बाहर निकाल दो तो एक कम होके r बचेगा, और नीचे से n माइनस आर बाहर निकालेंगे तो अंदर एक कम हो जाएगा n माइनस आर माइनस 1। तो अब चेक करो, अब मैंने सही होगा। तो बच्चों ये r से r देखो कैंसिल हो गया, और n माइनस आर से ये भी देखो कैंसिल हो गया। तो अब ये फाइनल आपके पास आ गया है r प्लस 1 अपॉन n माइनस आर इज इक्वल टू 1/6। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। तो बच्चों आपके पास दो इक्वेशंस बन गई n और r में। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको n और r डायरेक्टली निकल करके आ जाएंगे, बस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके n और r में प्रॉपरली इक्वेशन बनानी है। लेकिन आपके दिमाग में आएगा सर आप कोई शॉर्टकट भी बता रहे थे, कोई शॉर्टकट भी है क्या ये सब सॉल्व करने का? शॉर्टकट क्या, कुछ स्टैंडर्ड्स है, वो स्टैंडर्ड्स आप एग्जाम में यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि स्टैंडर्ड्स अगर आपको याद रहे तो आप यूज कर पाओगे, पता पड़ा याद ही नहीं रहा तो यूज क्या करोगे, फिर तो आप मेरी तरीके से करोगे। तो मैं आपको पहले तो बता देता हूं उसका सॉल्यूशन। तो बच्चों जब पहली इक्वेशन को जब आपने सॉल्व करेंगे तो पहली इक्वेशन से बच्चों आएगा n माइनस 8r प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और बच्चों जो दूसरी इक्वेशन हमने बताई थी उसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आएगा n माइनस 7r प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये आएगा बच्चों, ठीक है। अब बच्चों आपके पास ये दो इक्वेशंस हैं, इतना तो आप कर ही लोगे, दोनों सॉल्व करोगे। बाय सॉल्विंग वी गेट, यहां से बच्चों r की वैल्यू 7 आएगी और n की वैल्यू आएगी 55। तो बच्चों यहां पर आपसे n पूछा गया था, आपने अपना आंसर निकाल लिया, दिस इज n इज 55। तो आप अब इसको रिव्यू कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको एक स्टैंडर्ड और बताता हूं जिससे क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी किया जा सकता है। तो अब आप इसको रिव्यू कर लीजिए, बाकी मैं आपको बताता हूं। ओके अब ध्यान से देखिए, तो जरूरत पड़ने पे बच्चों जो ये रेशियो होते हैं ना, ये रेशियो पहले से ही डिफाइन किए जाते हैं कि NCR अपॉन NCR माइनस 1 का अगर आपको फॉर्म कभी भी नजर आए तो बच्चों आप इसको बिना सॉल्व किए n माइनस आर प्लस 1 अपॉन r लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कभी भी NCR अपॉन NCR माइनस 1 का फॉर्म कभी भी नजर आए तो आप इसको बिना सॉल्व किए इस तरह से लिख सकते हैं। ये आपका एक एप्लीकेशन है। अब आप कहोगे सर इसको एक बार किसी में थोड़ा सा चेक करके बताइए कैसे लिखा जाएगा, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। इधर ध्यान दो, जैसे बच्चों किसी ने लिख दिया कि 5c4, ठीक है, होल डिवाइड बाय 5c3, ये किसी ने लिख दिया, तो इसका रिजल्ट आपको फैक्टोरियल से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आप लिखोगे n माइनस आर, अब r की जगह क्या है 4, r की जगह क्या है 4 प्लस 1 अपॉन 4। समझ गए, देखो डायरेक्ट आ गया। दिस इज 5 प्लस 1 6, 6 माइनस 4 2, 2 अपॉन 4 इज 1/2। कहोगे ये क्या इतनी जल्दी आ सकता है? हाँ, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि NCR अपॉन NCR माइनस 1 क्या होता है, n माइनस आर प्लस 1 अपॉन r, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप अपनी इक्वेशंस को जल्दी जल्दी इससे कंपेयर करके बिना फैक्टोरियल सॉल्व किए जल्दी जल्दी लिख सकते हो। दिस इज द वे। समझ गए? अब आप कहोगे सर और भी बताइए, तो चलो मैं और बता देता हूं आपको, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा। ओके बच्चों, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं, उसके लिए रेडी हो जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ
in the binomial expansion of 1 plus x की whole power n, the coefficients of the 5th, 6th and 7th terms are in AP. Find all values of n for which this exists. ओके आपको बच्चों उसमें n की वैल्यू निकालनी है, ओवरऑल आप ऐसे समझ लो। तो बच्चों क्वेश्चन में क्या लिखा है जरा ध्यान से रिव्यू करिए। क्वेश्चन में लिखा है कि इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में द कोफिशिएंट ऑफ 5th, 6th एंड 7th टर्म्स आर इन एपी। तो बच्चों मेरी बात को फिर से ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या लिखा है, ये टर्म्स के कोफिशिएंट लिखने के लिए कह रहा है। ध्यान से सुनिएगा, ये टर्म्स के कोफिशिएंट लिखने के लिए कह रहा है, ये x का कोफिशिएंट लिखने के लिए नहीं कह रहा है। ये नहीं कि आप इसको x के कोफिशिएंट की तरह सोचने लगो। ये आपसे ये नहीं कह रहा कि x की पावर 5 का कोफिशिएंट और x की पावर 6 का कोफिशिएंट और x की पावर 7 का कोफिशिएंट एपी में है। ये नहीं कह रहा है। ये कह रहा है जो 5th, 6th और 7th टर्म्स हैं उनके कोफिशिएंट एपी में। समझ गया कि नहीं समझ गया? ओके तो बच्चों टर्म्स और x की का कोफिशिएंट इन दोनों में अंतर होता है। तो चलो बच्चों 5th टर्म लिखते हैं। 5th टर्म तो बच्चों आप लिख ही सकते हो, इसमें तो आप माहिर हो ही। चलिए 5th टर्म कैसे लिखेंगे, t 5th टर्म यानी कि 4 + 1 = NCR। x की पावर हम बच्चों 1 की पावर बार बार नहीं लिखेंगे, वो तो 1 ही होता है, इंटू a की पावर r। 5th टर्म। 6th टर्म NCR x की पावर n - r a की पावर r। a की जगह x है तो ये हो गया 5। ठीक है, अगला 6th टर्म। 7th टर्म। 7th टर्म कैसे लिखेंगे, 6 + 1 = NC6 x की पावर 6। समझ गए ना, ये मैंने लिख दिए। अब बच्चों ये 5th, 6th और 7th टर्म्स के कोफिशिएंट देखो क्या है, ये है कोफिशिएंट। देखो ये है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब बच्चों बाइनोमियल कोफिशिएंट भी होता है। तो ध्यान से देखिए, these are the coefficients NC4, NC5, NC6। तो बच्चों ये किसमें गिवन है, ये एपी में है। तो एपी का तो आप लोग ने सभी पढ़ रखी है, एपी में सभी लोग को महारत हासिल है। तो आप लिख सकते हैं NC4, NC5, NC6 आर इन एपी। और एपी में है तो क्या लिखेंगे बच्चों कि बीच वाले का डबल किसके बराबर होगा, सम ऑफ NC4 + NC6। तो ये बच्चों मैंने एपी का रिलेशन दे दिया है। अब आपको उसे सॉल्व करना पड़ेगा और आंसर निकालना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर सॉल्व करने में तो पूरी कहानी लग जाएगी, कोई शॉर्टकट नहीं होता। देखिए हो सकता है आपको एग्जाम में शॉर्टकट ना याद आए, तो आप पूरा भी सॉल्व करना की आदत डालिए, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया था। ठीक है ना, लेकिन मैं अभी आपको उसका रिड्यूस फॉर्म ही दिखाता हूं। तो स्टार्ट विद रिड्यूस फॉर्म। देखिए मैं इसको दोबारा लिखता हूं, क्या लिखा मैंने, 2NC5 = NC4 + NC6। ठीक, अब NC5 को बच्चों नीचे ले आइए, NC5 को नीचे ले आइए, ले आओ, आ गया। अब बच्चों अभी तो मैंने आपको बताया था, उसको यूज करो एकदम धीरे से। क्या बताया था, NCR / NCR - 1 बताया था ना, दिस इज N - R + 1 / R। तो बच्चों अगर ये हो सकता है तो उसका रेसिप्रोकल भी तो एग्जिस्ट कर सकता है। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, N - R + 1 ऐसे भी तो लिख सकते हो, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, बात तो एक ही है ना। चलो इधर आओ, कैसे लिखेंगे बच्चों, इधर ध्यान दो। NCR - 1 / NCR, बोलो समझ में आ रहा है, लिखा हुआ है भाई। तो R की जगह क्या है, 5 है, तो क्या लिखोगे, 5 / N - 5 + 1। बोलो समझ में आया, प्लस यहां पे देखो, यहां पे क्या लिखा है बच्चों,
NC6 अपॉन NC5, यानी ऊपर वाले फॉर्म से कंपेयर हो रहा है, तो ये क्या होगा n माइनस आर, यानी कि 6 माइनस सॉरी n माइनस, मैं दोबारा लिख देता हूं, कोई बात नहीं, दिस इज n की जगह तो n ही है, n माइनस आर, आर बच्चों क्या है यहाँ पे 6 है, प्लस 1 अपॉन 6। अब बच्चों चेक करो, मैंने स्टैंडर्ड्स को यूज करके डायरेक्टली बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को रिप्लेस कर दिया कंपेयर करके। तो ये बच्चों हो गया 5 अपॉन n माइनस 4 प्लस n माइनस 5 अपॉन 6। आई होप अब आप तो समझ गए होंगे, और ये तो सॉल्व आप कर ही सकते हैं, इसमें तो आपको कोई कंफ्यूजन आना ही नहीं आना चाहिए। तो अब आप सॉल्व कर लो इसको, 6 टाइम्स n माइनस 4 क्या आएगा 30, प्लस 6 से 6 गया तो n माइनस 4 इंटू n माइनस 5, ये आया बच्चों। अब बच्चों इसको आप कर लीजिए, मैं इसमें मेहनत नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा सा मैं कर लेता हूं। दिस इज 6 2 12, 12n माइनस 48, दिस इज 12n माइनस 48 इज इक्वल टू 30 प्लस n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 20। ठीक, ये आएगा, चेक कर लो, पर आएगा n स्क्वायर माइनस 21n प्लस 98 इक्वल टू 0। अगर आप इसके फैक्टर करेंगे तो n माइनस 14 n माइनस 7 इज इक्वल टू 0 आएगा, दैट इज n इज इक्वल टू 14 एंड n इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब आप चेक कर लेना, n 14 और 7 हो सकता है ना? यस हो सकता है, क्योंकि n के साथ C4 है और n के साथ C6 है, मतलब 14C4 भी एग्जिस्ट करता है और 7C4 भी एग्जिस्ट करता है, 14C6 भी एग्जिस्ट करेगा, 7C6 भी एग्जिस्ट करेगा ना। मतलब ये तो मैंने आपको फर्स्ट टर्न पे बताया था कि एनसीआर का क्या मतलब होता है, कि आर ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने का तरीका एन ऑब्जेक्ट्स में से, है ना, यही तो मतलब बताया था। इसका मतलब एन क्या होता है, या तो आर से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, ये आपको बताया था ना। और आर क्या लाई करता है, 0 से एन के बीच में लाई करता है। तो ये मैंने बात आपको बताई थी, ऐसा ना करना कि 10 ऑब्जेक्ट्स में से 2 ऑब्जेक्ट्स तो सेलेक्ट किए जा सकते हैं, लेकिन 2 ऑब्जेक्ट्स में से 10 ऑब्जेक्ट्स तो ना सेलेक्ट किए जा सकते हैं। तो ये बात मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझाई थी, तो आपको ये पता होना चाहिए, ऐसा ना हो एन की कोई भी ऐसी वैल्यू आ जाए, पता पड़ा आप सेलेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो, है ना, ये चीज है। मान लो यहाँ पे n की वैल्यू 3 आ जाती तो वो एग्जिस्ट तो ना करती, क्योंकि 3C4 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, 3 में से 4 को कैसे सेलेक्ट करोगे, समझ गए ना। तो n की वैल्यू 7 और 14 आ रही है, वो एकदम सही आ रही है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, दिस इज फाइंड द कोएफिशिएंट of the coefficient of the term independent of x in expansion of तो बच्चों एक्सपेंशन आप देख करके क्लास मत लीव कर दीजिएगा। एक्सपेंशन है x प्लस 1 x की पावर 2/3 माइनस x की पावर 1/3 प्लस 1 माइनस x माइनस 1 होल डिवाइड बाय x माइनस x की पावर हाफ की होल पावर 10। तो बच्चों इसका आपको एक्सपेंशन करना है और इसकी एक्सपेंशन में बताना है कि जो x से इंडिपेंडेंट टर्म होगा, मतलब जहां पे x होएगा ही नहीं, उसका कोफिशिएंट क्या है। अब आप कहोगे सर ये तो ब्रैकेट के अंदर ऐसा लिखा है कि जरूर है सर, ब्रैकेट के अंदर जब तक सिंप्लीफाई नहीं होगा तब तक हम इसको कर भी कुछ नहीं सकते। तो यस, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। अगर आप ध्यान से देखें और इस तरह की सिंप्लीफाई करने के रिलेशंस आपको नहीं पता है तो आपको आदत लग जाएगी, क्योंकि x प्लस 1 के अगर आप डिनोमिनेटर में देखें तो लिखा हुआ है साथ साथ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, एक्स प्लस 1 के डिनोमिनेटर में देखिए, यानी कि न्यूमिनेटर में क्या है, न्यूमिनेटर में है बच्चों a क्यूब प्लस बी क्यूब, ऐसे आप लिख सकते हैं कि नहीं। अब 1 की पावर तो कुछ भी करो 1 ही रहता है, तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, ताकि मैं इसका a क्यूब प्लस बी क्यूब से कंपेयर करके इसकी आइडेंटिटी जनरेट कर पाऊं। तो मैं स्टेप वाइज आपको बता रहा हूं, आप भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है।
ऊपर वाला x माइनस वन अभी इसको बने रहने दीजिए, नीचे वाले x माइनस सेक करिए कि इसमें से x की पावर हाफ कॉमन ले लीजिए, तो x की पावर हाफ माइनस वन, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पे अभी कोई भी मैंने नया काम नहीं किया है अभी तक, आपको क्लियर कट समझ में आ गया होगा। अगला स्टेप a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होगा? दिस इज a क्यूब प्लस b क्यूब, दिस इज a प्लस b इंटू ब्रैकेट a स्क्वायर, x की पावर 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 2/3 प्लस b स्क्वायर माइनस ab। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। और माइनस x माइनस वन, तो देखिए मैं अभी भी आप ही के साथ हूं, आप देखते रहिए। ऊपर वाला जो x माइनस वन है उसको आप रूट x माइनस वन इंटू रूट x प्लस वन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो भी x माइनस ही वन आएगा। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। तो बच्चों इस क्वेश्चन को मैं एक बार दोबारा आपको डिस्क्राइब कर दे रहा हूं। तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी खास नहीं है, आपने जैसे ही सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद जो बड़ा सा ब्रैकेट था वो बड़ा सा ब्रैकेट एक छोटे से ब्रैकेट x की पावर 1/3 माइनस x की पावर माइनस हाफ में कनेक्ट हो गया, कन्वर्ट हो गया है, उसकी होल पावर 10 है। उसका आपने जनरल टर्म लिखा, जनरल टर्म लिखने के बाद x की पावर कलेक्ट की, क्योंकि आपको x से इंडिपेंडेंट टर्म चाहिए था, तो x की पावर को कलेक्ट करके आपने उसको 0 कर दिया। वहां से R4 आ गया, R4 यानी कि आपने जनरल टर्म जो होगा वो उसमें वैल्यू डाल दी, R की वैल्यू 4 की, तो आपका जो फिफ्थ टर्म है वो x से इंडिपेंडेंट टर्म है और उसके जो कोफिशिएंट्स की वैल्यू आ रही है दिस इज 210। तो बच्चों यहाँ पर जो x से इंडिपेंडेंट टर्म है उसका जो कोफिशिएंट आ रहा है x से इंडिपेंडेंट टर्म का दिस इज 210, और मैंने आपको 10c4 भी अलग से कैलकुलेट करके दे दिया है। और यदि आपको प्रॉब्लम हो तो वीडियो को आप पॉज करके बार बार देख सकते हैं, आराम से समझ में आ जाएगा।